आज हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किडनी का है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। मान लीजिए कभी नेफ्रॉन न कह के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कह दिया तो कंफ्यूज न होइएगा कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी क्या है? नेफ्रॉन है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है? तो क्या है? नेफ्रॉन। अगर प्रत्येक किडनी में देखें तो लगभग 1 मिलियन होता है। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखा जाए, ठीक है, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मालपीजियन बॉडी का और दूसरा पार्ट होता है ट्यूब्यूल का। ठीक है, नेफ्रॉन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। एक होता है मालपीजियन बॉडी, दूसरा ट्यूब्यूल। ठीक है, मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन कार्पस्कल्स, कभी कभी कंपटीशन में मालपीजियन कार्पस्कल्स करके पूछ लेता है, तो मालपीजियन बॉडी को मालपीजियन कार्पस्कल्स भी कहा जाता है। ठीक है, मालपीजियन बॉडी में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। और एक होता है बाउमेन कैप्सूल, जो कब से प्रश्न हो क्या होता है? बाउमेन कैप्सूल। तो एक पार्ट हो गया इसका मालपीजियन बॉडी, दूसरा होता है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल में क्या आता है? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फिनले और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये वास्तव में नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ओपन होता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन वास्तव में देखा जाता है कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। तो कभी भी गलती इसमें ना करिएगा, अगर पूछा जाए कि इस कौन सा पार्ट इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर उस पर कलेक्टिंग डक्ट दे रहा तो आप इस पे टिक करेंगे। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है? नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं, सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन कार्पस्कल्स। अगर मालपीजियन बॉडी या कार्पस्कल्स को देखें तो 2 पार्ट हो गए इसमें, ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, जो इधर वाला पार्ट है, ये ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या है? ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, ये रक्त नलिकाओं का नेटवर्क होता है, जिसमें एक चौड़ी रक्त नलिका होती है जिसे कहते हैं अफरेंट आर्टियोल, और एक पतली रक्त नलिका होती है जिसे इफरेंट आर्टियोल कहते हैं। अफरेंट आर्टियोल जो होती है वो रक्त को ले जाती है। अफरेंट आर्टियोल क्या करती है? रक्त को ले जाती है और इसका ल्यूमेन चौड़ा होता है, और इफरेंट आर्टियोल का ल्यूमेन कम होता है और ये ब्लड को दूर ले जा रही है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में रक्त कौन ले आ रहा है? अफरेंट आर्टियोल। और ग्लोमेरुलस से दूर कौन ले आ रहा है? इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तो इन दोनों से जो ब्लड, यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड निकल रहा है, क्योंकि ब्लड यहां निकल रहा है उसका ल्यूमेन कम है और यहां से जो ब्लड आ रहा है वो ज्यादा है, तो उसके कारण यहां एक प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर के कारण क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेट फॉर्म होगा। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन होता है वो किसकी मदद से होता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के कारण। फिल्ट्रेशन जो होगा उसके कारण होगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के कारण। और 3 मेम्ब्रेन भाग लेते हैं डिफ्यूजन में। एक ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन होगी जिसे कहेंगे एंडोथीलियम, एक होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा होता है बाउमेन कैप्सूल की इपिथेलियम लेयर। तो अक्सर पूछा जाता है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है या कौन कौन सी होती है? तो ग्लोमेरुलस का एंडोथीलियम, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद इपिथेलियम किसका? बाउमेन कैप्सूल का। ठीक, इसमें जो अफरेंट आर्टियोल होती है तो ब्लड ले आ रही है, इफरेंट आर्टियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर ले आ रही है। यही इफरेंट आर्टियोल आगे चलकर, ठीक है, यहां आकर एक नेटवर्क बना लेगी। क्या बनाएगी? नेटवर्क। अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां आगे चलकर हम सिंगल ही बना दे रहे हैं, ये आगे चलकर इस तरह आके नेटवर्क बना देगी। ये इस तरह नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए सिंगल हम अभी बना रहे हैं। ठीक है ना, ये नेटवर्क बन जाएगा। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के पास जो नेटवर्क बन रहा है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के पास जो नेटवर्क बन रहा है, इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। और जो नेटवर्क
लूप ऑफ हेनले की तरफ बन रहा है, ठीक है, इसके पैरेलल है, उसे कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं है, और कंपटीशन में अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क करके या वासा रेक्टा के ऊपर। तो इसको जान जाइए, जो इफरेंट आर्टियोल आ रही है प्रॉक्सिमल कम्यूटेड डिस्टल कम्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जो नेटवर्क बना रही है क्या कहलाएगी? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। और जो लूप ऑफ हेनले के पास नेटवर्क बन रहा है उसे क्या कहेंगे? वासा रेक्टा। तो सबसे पहले हम आते हैं, ग्लोबुलस हो गया, उसके बाद हम आते हैं इस पे बाउमैन कैप्सूल पे। अगर बाउमैन कैप्सूल को देखें तो एक कप शेप्ड रचना होती है। कैसी होती है? कप शेप्ड रचना। इसमें दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होती है जिसे पैराइटल लेयर कहते हैं, एक अंदर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? विसरल लेयर। तो इसको हम यहां समझते हैं। ये हो गया बाउमैन कैप्सूल। इसमें बाहर की तरफ जो पैराइटल लेयर होगी, ये बाहर वाली पैराइटल लेयर हो गई, जो बनी होगी किससे? स्क्वैमस एपिथेलियम से। क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि बाउमेन्स की आउटर लेयर किसकी बनी होगी? स्क्वैमस एपिथेलियम। और अंदर वाली जो लेयर होती है एक विशेष प्रकार की स्पेशल सेल से बनी होगी, उसे कहेंगे पोडोसाइट सेल। क्या कहेंगे? पोडोसाइट सेल। इनर वाली लेयर जो होगी जिसे विसरल लेयर कहते हैं, ठीक है, ये हो गई विसरल लेयर। विसरल लेयर या इनर लेयर जो होगी स्पेशल प्रकार की सेल से बनी होगी, उसे क्या कहेंगे? पोडोसाइट सेल। और दो पोडोसाइट सेल के बीच में छिद्र होता है, इस छिद्र को कहेंगे फिल्ट्रेशन छिद्र। क्या कहेंगे? फिल्टरेशन स्लिट। और इसी के थ्रू क्या होता है? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें बाउमैन कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर होता है, इसकी आउटर लेयर ब्राइटर लेयर कहलाती है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो स्पेशल सेल की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? पोडोसाइट सेल। दो पोडोसाइट सेल्स के बीच में देखिए छिद्र होता है, इसी छिद्र के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए इस छिद्र को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा आता है कि बाउमैन कैप्सूल के अंदर वाली वाल जो होती है, विसरल लेयर होती है, उसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है जो फिल्ट्रेशन में मदद करती है? कौन सी सेल है? पोडोसाइट सेल। फिर आगे अगर ट्यूब्यूल में देखें तो आगे चलकर जो पार्ट आ रहा है कौन सा है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगला पार्ट क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और यहां की जो दीवार होती है, ठीक है, वो क्या होती है? सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के कारण यहां क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखा जाता है यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? किस पार्ट में हो रहा है? पीसीटी में या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगला पार्ट जो होता है वो क्या है? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अगला पार्ट क्या है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो होता है ये मेटानेफ्रिक किडनी में वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। मेटानेफ्रिक किडनी क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। किसमें पाया जाता है? मैमल्स में पाया रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होता है। अगर यही प्रोनेफ्रिक किडनी में देखा जाए तो प्रोनेफ्रिक किडनी में लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है या लेस डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन मेटानेफ्रिक किडनी में क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा। जो डेजर्ट वाले एनिमल होंगे उसमें भी देखा जाता है लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होता है। अगर लूप ऑफ हेनले को देखें तो इसमें दो लिम्ब होते हैं। कितने लिम्ब होते हैं? दो लिम्ब होते हैं। अब देखते हैं, लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हो गए। एक ये वाला जो पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो इसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, ये वाला पार्ट हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया? असेंडिंग लिम्ब। जो ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग लिम्ब, जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और असेंडिंग लिम्ब में सोडियम आयन क्लोराइड आयन का या आयंस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे भी पूछता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किस लूप ऑफ हेनले के किस पार्ट में होता है?
डिसेंडिंग लिम्ब में, और असेंडिंग लिम्ब में किसका होता है, आयंस का होता है। ठीक है, कौन से, सोडियम और क्लोराइड आयन, बहुत सारे आयन है लेकिन सोडियम क्लोराइड मेन आयन है, यहाँ जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अगला चीज देखें डिसेंडिंग लिम्ब, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला चौड़ा पार्ट होता है और नीचे वाला, ऊपर वाला थिक पार्ट होता है। ये वाला पार्ट जो होता है, जो प्लाज्मल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से इस पे खुल रहा है, वो थिक पार्ट होता है। ठीक है, ल्यूमेन इसका ब्रॉड होता है। और यहाँ जो डिसेंडिंग लिम्ब वाला, जो ये क्या कहते हैं, एक थिक पार्ट हो गया इसका डिसेंडिंग लिम्ब का, एक थिन पार्ट हो गया। उसी तरह असेंडिंग लिम्ब में देखते हैं, इसका एक थिन पार्ट होता है और एक थिक पार्ट होता है। तो इस तरह अगर लूप ऑफ हेनले को देखा जाए, लूप ऑफ हेनले, तो इसके दो पार्ट हो गए। ठीक है, एक हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, इस पे भी क्वेश्चन रहता है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। एक हो गया डिसेंडिंग लिम्ब और एक हो गया असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब के भी दो पार्ट, एक हो गया थिक पार्ट और एक हो गया थिन पार्ट। इसके भी दो पार्ट, एक थिक पार्ट और एक हो गया थिन पार्ट। थिक पार्ट जो होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब में थिक पार्ट जो होता है, वो बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। और जो थिन पार्ट होता है वो बना होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम का। सेम चीज यहां भी है, थिक पार्ट जो होगा क्यूबॉइडल का होगा एपिथेलियम, और थिन पार्ट जो होगा वो किसका बना होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम का। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले के बाद हम आते हैं किस पे, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का जो पार्ट होता है, यहां पे भी वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होगा, H2O और साल्ट का, H2O और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। H2O और साल्ट के एब्जॉर्प्शन के लिए यहां दो हार्मोन भाग लेते हैं। ठीक है, कौन से हार्मोन भाग लेते हैं, दो हार्मोन, एक होगा ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलेगा और साल्ट के एब्जॉर्प्शन में भाग लेगा, और ADH पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा और वाटर के एब्जॉर्प्शन में भाग लेगा। और आगे चलकर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल किसमें खुलेगी, कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस प्रकार हम आज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ किडनी। किडनी दो प्रकार की होती है, एक कार्टिकल किडनी और दूसरा जक्स्टाग्लोमरस किडनी। ठीक है, तो जस्ट दो नेफ्रॉन को देखेंगे, एक टाइप ऑफ नेफ्रॉन में, एक देखेंगे कार्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टाग्लोमरल नेफ्रॉन। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।